देखिए, जब आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई लोग आपको कई तरह के सुझाव देंगे। इसमें जो सबसे अहम सुझाव है वो वो भी कारगर सिद्ध होता है एक सीमा तक ही। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क, कई लोग सुझाव देते हैं कि स्मार्ट वर्क है तो ये है तो वो है तो ऐसे है तो ऐसे है। अब एक इंजीनियर जो है वो अगर एक सुझाव देगा डॉक्टर बनने वाले को तो उसको प्रॉब्लम हो ही जाएगी, क्योंकि इंजीनियर के एग्जाम्पल्स अलग होंगे, एग्जाम आइडियाज अलग होंगे, और समराइजेशन करें तो कुछ कॉमन फैक्टर सिमिलैरिटीज पाए जाएंगे, वो हम मानते हैं। एक आईएएस जो है वो अलग तरह का सुझाव देगा बच्चों को आईएएस बनने के लिए, लेकिन आईएएस बनने को जो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है तो वो आईएएस का अगर सुझाव मान करके चले तो फिर वो असफल हो जाएगा। ऊपर से हर एक व्यक्ति का अपना स्टैमिना अलग अलग होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल जजमेंट उतना ज्यादा सही नहीं होगा। और एक जनरल ओवरव्यू लेकर के चलना कि एक आदमी इस तरीके से सक्सेस हुआ तो हर व्यक्ति उसी तरीके से सक्सेस होगा, नहीं। डिजिटल मीडिया कभी भी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं कर सकता। अगर कर ही सकता तो मशीन और ह्यूमन बीइंग्स में क्या डिफरेंस रहते? मशीनें और ह्यूमन बीइंग्स सेम हो जाते। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर की खबरों को पढ़ते हैं, वो बोरियत महसूस करते, खास तौर से पढ़ने लिखने वाले जो युवा लोग हैं वो कहानियों की किताबों को यूट्यूब पे वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो अखबार निकाल करके पढ़े ना बाबा। बहुत सारे लोग राजनीति की खबरों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जो युवा है, पढ़ने वाले विद्यार्थी है, लेकिन हाँ, क्रिकेट की दुनिया में उनकी खासी दिलचस्पी होती है। कौन क्रिकेटर कब कितना रन मारा, कौन सा वर्ल्ड कप कब हुआ, तो ये सारी घटनाएं वो बहुत आसानी से याद रख पाते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं, एवरीडे प्ले भी कर रहे हैं क्रिकेट, तो उनका इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है ये। लेकिन अगर उनको ये बता दिया जाए कि किस नेता ने कौन सा स्पीच दिया, या अभी मंडी में सोने का क्या भाव चल रहा है, मसूर दाल कितना रुपए क्विंटल है, वो नहीं बताएगा, उसको क्या लेना देना, उल्टा चार सुना देगा। तो बात यहां पे है कि दिलचस्पी किसमें। सेम इसी प्रकार की चीजें अगर आप देख लीजिए तो स्पोकन इंग्लिश के दौरान भी होती है। स्पोकन इंग्लिश के दौरान बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह देते हैं कि न्यूज़पेपर कटिंग्स को काट करके अलग कर लीजिए और पढ़िए। कुछ लोग एडिटोरियल पढ़ने की सलाह देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि उसमें बेनिफिट नहीं होता है, कंफर्म बेनिफिट होता है, क्योंकि इंग्लिश तो वहां भी है, लेकिन वो तरीका ही सही है, ये गलत बात है। एक आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे को हो सकता है एडिटोरियल पढ़ने से बेनिफिट हो जाए, न्यूज़पेपर पढ़ने से करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वालों को, लेकिन स्पोकन इंग्लिश क्लियर हो जाएगी ना बाबा ना। रीडिंग एफिशिएंसी तेज हो जाएगी, स्पोकन इंग्लिश क्लियर हो जाएगी ना बाबा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 4 फैक्टर होते हैं आपके, 2 रिसेप्टिव स्किल में आते हैं, 2 आपके आते हैं प्रोडक्टिव स्किल में। तो लिसनिंग और रीडिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल में आते हैं। सुनने से ज्ञान बढ़ता है। जो व्यक्ति कुछ कामयाब होना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो वो सुने, और सुने भी तो किसको सुने, अपने से बड़ों को सुने, लेकिन अपने से बड़े सुनाते नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। अगर अपने से बड़े सुनाने लगे तो फिर तो समस्या ही हल हो जाएगी। तो सुनते हैं अपने लेवल वाले को, तो लेवल वाले को सुनते हैं तो जो आइडिया उनके पास पहले से ही थी उसी की मात्रा बढ़ा देते हैं। जो थोड़ा बहुत बाहर से आ सकता था भूला भटका, वो ही फुल हो गया है। आधा तो वो खुद ही फुल किए हुए रहते, आधा और फुल करके फुल ही हो जाते हैं।
तो सोचिए कि जब वो फुल ही हो गए, उसी में मशगूल ही हो गए, तो गुल ही हो गए, समाज के लिए कल भूल ही हो गए। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने कि आप अगर खुद को खाली नहीं रखिएगा तो अच्छे आइडियाज भी टीचर देंगे ना, तो आप नहीं ध्यान दीजिएगा। क्लासरूम में टीचर आएंगे, अच्छे टीचर पढ़ाने लगेंगे, वो कुछ बातें भी करना चाहेंगे तो आप अपने दोस्त से पहले से ही गुम है, उसी में मशगूल है, तो उन्हीं से बात करते रहेंगे। और टीचर अगर कुछ बोल देंगे, डांट देंगे, तो आपको बुरा लग जाएगा, आप टीचर की बातों पे ध्यान देना ही नहीं चाहेंगे क्लासरूम में। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ग्रोथ होगा कैसे? आपका ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल ग्रोथ होगा कैसे? जब मेंटल ग्रोथ ही नहीं हुआ तो एजुकेशन कहाँ है? कॉपी पेस्ट। ज्यादातर बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते रहते लिखते रहते लिखते रहते। अरे आपकी हैंडराइटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है, अब थोड़ा ब्रेक मार लीजिए। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं करनी है, हो गई जितनी होनी थी हो गई, बहुत अच्छी है, लेकिन संतुलन होना चाहिए ना। एक पहिए पे गाड़ी चला दीजिएगा, 4 पहिया है जिसमें से एक लिखना है। मानता हूं कि एक लिखना भी है, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, 4 पहिया है, इसमें से एक पहिया लिखना भी है, मानता हूं, लेकिन एक ही पहिया पे गाड़ी चलेगा। एक पहलू सबसे मजबूत है, बाकी पहलू सबका ध्यान रखना है, पूरे शरीर का ध्यान रखना अगर तंदुरुस्त रहना है तो, सिर्फ एक अंग का ध्यान नहीं रखना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे बहुत ज्यादा लिखते हैं, नहीं लिखिएगा। और सुने तो लेवल वालों को नहीं सुने, अपने टीचर को, अपने मार्गदर्शक को ही सुने। मार्गदर्शक को, अपने भाग्य विधाता को ही सुने, गुरु को ही सुने, नहीं तो नहीं सुने। गुरु को सुने, और गुरु के सही गुरु का चयन कैसे करें? तो गुरु को सुने, और गुरु में 2 क्वालिटी होनी चाहिए, एक संस्कार की यानी चरित्र निर्माण की, और दूसरा जो है ज्ञान की। तो ज्ञान और संस्कार से खुद ब खुद चरित्र निर्माण हो जाता है। तो ये 2 चीजें है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को ही सुने। अब आज जहां है आप, वहां पे एक टीचर हमेशा कड़वा बोलेगा। तो कड़वा बोलेगा, इसके पीछे कारण है कि वो आपको तैयारी करवा रहा है। अगर आप 9th में ही पढ़ रहे हैं तो वो 10th आपका कंसीडर कर लेगा, और 10th तक के लिए कैसा प्रिपरेशन, क्या बेस चाहिए, वो बोलेगा ही बोलेगा। अब उसके लिए वो बेस आपके पास रहेगा ही नहीं, वरना आप पढ़ने ही क्यों आते रहता। तो वो बेस लाने की वो समय से पहले कोशिश करेगा, तो वो किताबों को आधार मान करके आगे जाएगा, किताबों के लेवल से आपके लेवल को जोड़ने की कोशिश करेगा। नहीं भी होगा तो वो धक्का देगा पीछे से कि चलो चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो, किताब के बराबर में चलो, किताब जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा है वैसे वैसे बढ़ो। जिस जिस रास्ते को किताब ने खोल रखे हैं उन्हीं उन्हीं रास्ते पे वो धक्का देगा आपको चलो चलो बढ़ो बढ़ो बढ़ो, रुको नहीं, घसीट भी देगा आपको, चलो चलो चलो, समझाएगा बुझाएगा, गोद में उठा लेगा, कई एक बार पुचकार दुलार भी देगा, कई बार मार भी देगा, लेकिन वो कहेगा चलो चलो चलो, रुकना मना है। आप कहिएगा कि कैसा बेवकूफ आदमी है, ना तो खुद चैन से जी रहा है, ना हमको जीने दे रहा, मेरे तो सिर में दर्द हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आप आज तो जी लीजिएगा, कल आप अपना सिर दे दिए उखली में, समय आप मूसर लेकर के आएगा, अपना ही उखली में मार देगा, आपके सिर के 10 टुकड़े हो गए, विस्फोट हो गए, और आपका सिर जो है ना वो एकदम चूरा चूरा हो गया। तो वैसा चूरा चूरा करवाना चाहेंगे? तो ठीक है, तो अपने दोस्तों की सुनिए। लेकिन ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, और कॉपी पेस्ट करने, माँ कुछ बोली लिख करके दिखा दिया। कई के हैंड राइटिंग तो इतने गंदे हैं कि वो खुद भी बेचारे नहीं पढ़ पाते, हैरान रहते कि क्या लिख दिया। कई लोग लिखते हैं तो टीचर 10 पन्ना लिखते हैं तो वो बड़ा टेक्निक से 2 लाइन लिखते हैं, और उनका हाथ चलते रहता है, बस पेन उनका खुला हुआ नहीं रहता है, इंक उनका खर्च नहीं होता, वो इंक बचा लेते हैं, टीचर को बेवकूफ बनाते हैं कि हम तो लिख लिए।
अगले दिन फिर क्लासरूम में खड़ा हो जाना है, हमेशा की तरह डेली खड़ा होकर के दिखाना है। टीचर खड़ा करवा देते हैं क्लास में, क्यों नहीं लिखा। तो ये बोर्ड पर से लिखने का चलन ही गलत है, ऊपर से उसमें भी आप लिख नहीं रहे, ये तो और ही खतरनाक बात है। अब 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में तो 80 मार्क्स का होता है, अगर ये 80 मार्क्स का एग्जाम है, अगर इसमें कोई लड़का 5 मार्क्स ला रहा है, क्या ला रहा है? 5 मार्क्स वो कृपा दृष्टि से मिले हैं तो आप उसके भी काबिल नहीं। अब वो कृपा दृष्टि ऐसा हुआ होगा कि आपने इधर उधर नजरें मार ली होगी, उसकी कृपा दृष्टि से मिली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जय भोलेनाथ हे मारा होगा तभी मिल गया है 5 मार्क्स। तो ये तरीका नहीं सही है, आप किसको धोखा दे रहे हैं। और 1 साल होता है, 2 साल होता है, ये अब 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल आप 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, 6 मार्क्स ला रहे हैं। नहीं नहीं, दोस्त लोग क्या है कहते हैं, इसमें भी बहादुरी है, गट्स है। वो एक फिल्म में का सीन है ना, रम पम पम तररम पम पम, ऐसे मार्क्स लाया करो, कभी 0 कभी 1 कभी उससे भी कम, कभी फेल होके आया करो। तो सफाई के मार्क्स पूरे उठाते हैं कई लोग, तो जैसे पेपर लिए वैसे ही पेपर लौटा दे नाम लिख करके, ऐसे भी लोग होते हैं। पेपर बचाओ रैली में भाग लेते हैं एग्जाम में, तो ये सब तरीका सही नहीं है। और ऐसे लोग अपने दोस्तों के द्वारा उल्टे पुल्टे बात सीखते ही रहते हैं और दोस्तों को भी सिखाते रहते हैं, कहीं तो टाइम और एनर्जी जाता है। हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, इन सबसे आगे। तो सुनना जरूरी है, उसके बाद सुनने के बाद टीचर की जो मुंह से बातें निकलती है, उच्चारण शैली होती है टीचर की, वो उच्चारण शैली बहुत ही गाढ़ी होती है। तो बच्चे लोग कहाँ समय दे, टीचर के ओंठों से जो शब्द निकल रहे हैं ना, उन शब्द पर अभ्यास करे, बार बार बोले उन्हीं शब्दों को, वैसे वाक्यों को खुद अपने लफ्जों में दोहराए, अपने जुबान से वैसी ही वाणी को प्रकट करे। कोई भी चीजें ऐसा कहा जाता है कि एक समान नहीं होती है, या तो अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है। भले ही द्रोणाचार्य से सीखे दुर्योधन और अर्जुन लेकिन गुरु, सबसे अच्छे गुरु से सीखे, फिर भी अपने गुरु से भी अर्जुन आगे चले गए कई मामलों में, और दुर्योधन अपने गुरु से कई मामलों में नीचे रह गए। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको ये बातें समझनी होगी कि आप हूबहू दोहराइएगा, अभ्यास कीजिएगा, तब भी आप उनके जैसा नहीं होइएगा। या तो उनसे अच्छा हो जाइएगा या फिर उनसे खराब रह जाइएगा, लेकिन कोशिश तो कीजिए। और तब तो अगर आप उनसे खराब रह जाते हैं तो आपको एहसास होगा कि मेरे टीचर ने हमसे ज्यादा मेहनत किया। और जब आप उनसे ज्यादा अच्छा करके अच्छा निकल जाते हैं तो आपके टीचर को एहसास होगा, गर्व होगा कि मैंने एक लायक स्टूडेंट को जन्म दिया, समाज को एक बरगद का पेड़ दिया, छांव दिया, पीपल का नीम का पेड़ दिया, शुद्ध वायु प्रदान करने के लिए, औषधि प्रदान करने के लिए। तो ये बहुत ही मायने है। या आम का पेड़ दिया मीठे फल और छाया के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। एक सुलझा हुआ इंसान न केवल अपने को ऊंचा उठाता है, बल्कि एक निश्चित समय के बाद समाज को भी ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। तो पढ़े, बार बार पढ़े, कि फिर बोले और उसके बाद रीडिंग डाले। जब आप किताबों को देखिएगा ना, तो एक शिक्षक की बातें और किताबों की बातों में काफी समानता दिखेगी। कई जगह पर तो ऐसा लगेगा कि शिक्षक किताब से भी आगे जा रहे हैं, क्योंकि किताब का उद्देश्य सिर्फ अपनी बातों को शिक्षक तक क्लियर कर देना ये होता है। आगे शिक्षक समझ जाए इस तरह से वो बताते हैं। और शिक्षक का उद्देश्य है कि वो अपनी बातों को विद्यार्थी के मस्तिष्क और हृदय तक पहुंचा दे। तो एक चैनल बना हुआ है, शिक्षक एक कॉमन वर्टेक्स है, उभयनिष्ठ शीर्ष है, बिंदु है।
यानी शिक्षक जो है वो किताबों से भी जुड़ा होता है और बच्चों से भी जुड़ा होता है। किताबों से लेता है, बच्चों को देता है, किताबों को समझता है, बच्चों को प्रदान करता है, समझाता है। अब ऐसे सूरत में अगर आप रीडिंग डालते हैं तो बहुत ज्यादा समानता दिखने को मिलेगी और आपका विश्वास बढ़ेगा, सुकून बढ़ेगा। फिर आप जब उस बात को बोलना शुरू करते हैं, अंतिम होता है बोलना। याद करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है बोलना। कोशिश कीजिए याद कर ले, कुछ कुछ लाइन को याद कर ले। जैसे कविताएं हैं हिंदी की, वो सब याद करनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर है, याद करने चाहिए। किसी भी क्षेत्र में क्वेश्चन आंसर हो, याद कर लीजिए। वर्ड मीनिंग है, याद कीजिए। और मैथमेटिक्स रगड़ करके बना दीजिए। इतना बनाइए कि मैथमेटिक्स खुद कहे कि भाई रहने दो, जानो, कोई काम धंधा नहीं है। रगड़ करके बनाइए। और आपने रगड़ करके बनाया नहीं, इस क्लास का सबसे तेज लड़का को उठाइए, उससे भिड़िए और उसको बोलिए कि जो सवाल तुम बोलो वो मैं बनाता हूं, और जो सवाल मैं बोलता हूं वो तुम बनाओ। देखते हैं कौन कितना देर तक टिक पाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो लड़के खड़े हो गए और एक कह रहे हैं कि एक घुसा तुम मारो, एक घुसा हम मारते हैं पीठ पे, ठीक है। देखते हैं कौन सह पाता है कितना। तो ये एक बात है। या कौन सामने से मारता है, गिरता कौन है पहले। तो ये सब चीजें होनी चाहिए जिंदगी में। अब हिंसा, वहां का हिंसा जो है अच्छा नहीं है, लेकिन किताबी तौर पर देखा जाए एक्शन सीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये दुर्लभ है। आप सबसे बेहतरीन लड़के को दीजिएगा, वो खट से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको भी तो बेहतरीन होना होगा, नहीं तो पहले ही राउंड में टाइट फिस हो जाइएगा। तो अगर आप मेहनती हैं, टिक जाते हैं, तो फिर दुनिया आपकी है। आपके आगे कितने हैं ये ज्यादा जरूरी है, आपके पीछे कितने हैं ये मत देखिए। अगर खुद को ढाढ़स देना हो, कुंभकर्ण की औलाद बनने हो, आलस जिंदाबाद का नारा देना हो, ठीक है, और अगर निकम्मापन प्यारा हो तो अपने पीछे देखो। टाइम पास करना हो, ठहरना हो जिंदगी में, तो अपने पीछे देखो। संतोष का अर्थ ये नहीं होता है कि हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए। संतोष का अर्थ है कि जो मिला उसमें शिकायत नहीं करना, कोसना नहीं तकदीर को। संतोष का अर्थ होता है जी जान से आगे बढ़ने के लिए एक और कोशिश करना, गिर करके फिर उठना। सीमित संसाधनों में असीमित सफलता हासिल करने का नाम है संतोष। संतोष का अर्थ, कुछ लोग कहते हैं कि चलो इतना मिल गया, अब कुछ नहीं करना है, अब आगे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना। यह संतोष नहीं है, यह दोष है, और आपके चरित्र का दोष है। जिंदगी में हर लम्हे में कुछ न कुछ सीखना, बड़ा करना, इसकी ख्वाहिश करना, उसके राह पे चलना, जिज्ञासु होना, ज्ञान पिपासु होना, विश्लेषी होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहां समझने वाली बात है कि कई लोग, जितने ही महापुरुष लोग हुए ना, या महान आत्मा जो हुए हैं, विश्वात्मा हुए हैं, सभी की एक ही वाणी है, एक ही शैली है, जीवन शैली। वो है श्रम की प्रकाष्ठा, चमत्कार इसी का नाम है। अगर सामर्थ्य दिखलाएंगे तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो बोलना सबसे बड़ा गुण है, सुनना और बोलना। ये दो चरण को जीवन भर जारी रखिएगा, और कभी भी मौका मिले, कोई कुछ भी बोले, खुद बात करके समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके अंदर पराजय, कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ मूठ का मुखौटा ओढ़ करके चलते हैं कि हम इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, ये है वो है। नहीं, डिग्री बहुत जरूरी चीज है, पर इतनी भी नहीं है कि डिग्री के बगैर जीवन ही ना हो, या डिग्री है तो शिक्षा ना हो तो चल जाएगा। कई लोग ज्ञानी हैं और जीवन जी रहे हैं, विवेकशील है, ज्ञानी भी नहीं है, विवेकशील है, तब भी जीवन जी रहे हैं।
इस चीज को समझिए। अब देखिए, एक राजा था, उसके ईरान का, उसके गांव, उसके एक छोटे से गांव में एक बहुत ही निरक्षर, अनपढ़ चरवाहा रहता था। और वो चरवाहा जो है हमेशा लोगों की मदद करता था, बहुत ही बुद्धिमान था। तो चरवाहे के, उस युवा चरवाहे के अच्छाई का डंका सभी जगह बजने लगा। उसकी बौद्धिक क्षमता कमाल की थी, उसके पास विजडम था। कबीरदास को ले लीजिए ना, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। तो वो ईरान का चरवाहा जो है बहुत ही शिक्षित था नहीं, अनपढ़ था, लेकिन लोगों की मदद करता था। तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई लोगों में कि पूरा ईरान देश में वो पॉपुलर हो गया। और वहां का राजा को लगा कि हमसे महान कौन है। वो परीक्षा लेने के लिए आया, उसके घर पे रहा। तो वो उसने भेष बदल करके, वो इतना गरीब था कि वो चरवाहा कि उसके पास अपना झोपड़ी तक नहीं था, तो वो गुफा में रहता था। लोग गुफा में उससे दूर दूर से आ करके मिलते थे और अपनी समस्याओं का समाधान करवा पाते थे और ढेर सारी दुआएं देते थे। राजा भी उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन चरवाहा बन करके आ गया, गंदे पोशाक पहन करके आ गया और उसने बहुत ही शिद्दत के साथ उस सेवा भाव से अंदर बुलाया, पानी पिलाया, भोजन करवाया, ढेर सारी बातें की। देखिए, कोई इंसान कितना पढ़ा लिखा है या किस तरह का इंसान है वो उसकी आवाज से पता चलता है, ना कि डिग्री से। उसकी आवाज से पता चलता है, उसकी ना कि शरीर से या पैसे से। उस व्यक्ति ने उसे रात भर अपने कुटिया में ही रखा, मतलब कुटिया नहीं, अपने गुफा में ही रखा और वो ढेर सारी बातें किया। राजा खुद अचंभित था। वो चरवाहा बन करके आया लेकिन वो फंस गया। और अगले दिन सुबह जब वो रात भर बोला कि हम यहाँ रुकना चाहते, उसने कहा आप जरूर रुके, या आप ही का है। मनुष्य क्या लेकर के आता है? कुछ तो लेकर के जाता नहीं है। देह भी एक नाखून तो लेकर के जाता नहीं। रात भर रहा और सुबह में वो जा रहा था। तो चरवाहे ने कहा महाराज आप यहाँ आए और अपनी सेवा का अवसर प्रदान किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप चरवाहा नहीं है, ईरान के राजा है। सोचिए, पकड़ लिया। इससे क्या पता चलता है कि शांत इंसान को बेवकूफ बनाना असंभव है। वो बातों बातों में आपको पहचान लिया। राजा यहाँ भी एक शौक खा गया कि हम तो बतलाए नहीं कि हम राजा हैं, फिर कैसे ये पकड़ लिया। और सीधा बोल रहा है कि ये राजा है, कोई अमीर आदमी नहीं, सीधा ये बोल रहा है कि आप राजा हैं, महाराज हैं इस देश के। और तारीफ ही कर रहे हैं कि आप मेरे कुटिया में आए इसके लिए और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान किया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ऐसे लोग हैं कहाँ? जब वो आए और ऐसा किए तो देखिए, यहाँ पे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि राजा के मन में आया कि हम इतने सारे लोगों के बीच में रहते हैं जो खुद को अच्छा कहते हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान कहते हैं, पर वास्तव में वो है नहीं। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। और इससे एक रात में इतना सुकून मिला, ये जब हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा तो कितना सुकून मिलेगा। ये जनता का भलाई करेगा तो नाम मेरा होगा। उसने कहा कि ऐसे लोग तो मेरे राजघराने के हिस्सा होने चाहिए। उसने खट से ईरान के एक जिला का उसे गवर्नर बना दिया। अब एक छोटे से जिला का राजा बना दिया। अब बाकी जो जिले के राजा लोग थे, जिनके नाम बड़े थे, दर्शन छोटे थे, उन लोगों में जलनशीलता आ गया। वो उस पे उल जलूल आरोप लगाने लगे। अब लगाए भी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे प्रथा है कि कोई रो रहा हो ना तो उसके साथ झूठ मूठ का घड़ियाली आंसू लोग बहा लेते हैं। एक औरत बाहर से हंसते खेलते गई
ठीक है। और बगल का पड़ोसी मर गया, लाश के पास जाते ही मोटे 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 आंसू ले आई। मतलब क्या बेहतरीन एक्टिंग, लाजवाब, तालियां। आंसू तो दिखा दे, 4 बार लगती होगी, जिंदा थे तो शिकायत करती होगी, लेकिन मर जाने पे देवता हो गए, ये वो इतने अच्छे हैं, सारे अवगुण भूल करके केवल गुण ही गुण नजर आ रहे हैं, सद्गुण ही नजर आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? बेहतरीन एक्टर है लोग। घड़ियाल भी शर्मा जाएगा, सुसाइड करके रह जाएगा पानी में, अगर देख ले आदमी का लक्षण तो। घड़ियाल के आंसू समझने की कोशिश कीजिए, लोग बहा देते हैं। तो यहां पे समझिएगा, ये रेडीमेड आंसू तैयार रहता है उनके पास। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो यहाँ तो लोग जहां हाथ बढ़ाने चाहिए वहां टांग अड़ाने वाले की लक्ष्य आदत से मजबूर है। कोई आगे बढ़े तो टांग अड़ा दो, जबकि हाथ बढ़ाने चाहिए, खींचने चाहिए। वो गरीब इंसान के पास विद्वता थी, वास्तव में विद्वता थी, तो कितने अपमानजनक शब्द लोगों ने कहे, कितना बुरा लगा होगा। लेकिन जनता उन्हें पलकों पे बिठा ली, जनता उन्हें पलकों पे बिठाई, उस चरवाहे को, और भगवान की तरह पूजी जनता। राजा सौभाग्यशाली माना खुद को कि मेरा जो डिसीजन था वो सबसे सही था। तो यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मुश्किलें आएंगी। आपके जो सही में अच्छे लोग हैं वो आपको आगे बढ़ाएंगे, वो हमेशा अच्छा करेंगे। कोशिश तो कीजिए। और सार्थक जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम लोग अधिक से अधिक अपना चरित्र निर्माण कर सके। अंत होना तय है, लेकिन कैसे अंत हो? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आज से 100 साल बाद हो सकता है कि हम ना रहे, लेकिन ये वीडियो रह सकते हैं, यादें रह सकती है। आज बहुत सारे लोग हुए, ओशो हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, शिव खेरा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हुए हैं, और वो लोग आज अमिट छाप छोड़ गए हैं। विलियम शेक्सपियर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, एक से एक लोग हैं। एंटन चेकब है, चार्ल्स डिकेंस है, किस किस का नाम ले, सब एक से बढ़कर एक है। तो इन सब के बारे में हम आर एन टैगोर, इंडिया में ले ले तो आर एन टैगोर, आर के नारायण, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां है, एवलिन ग्लेनी है, रस्किन बॉन्ड है, एक से एक लोग हैं इंडिया में। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद है, फणीश्वर नाथ रेणु है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर, किस किस का नाम ले, सुमित्रानंदन पंत जी है, मैथिली शरण गुप्त जी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो सभी ने, राहुल सांकृत्यायन, सभी ने एक से बढ़कर एक कार्य किया। तो अब यहाँ पे चरित्र वो लोग नहीं है, लेकिन उनके चरित्र अभी भी जीवित है। तो यही सफल जीवन का मूल स्रोत है, और उसके लिए अपने से आगे वाले को देखना होगा और लगातार श्रम करते रहना होगा। श्रम में कोई कंजूसी नहीं, और याद करने की कोशिश कीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि जब आप याद कर लेते हैं ना, यानी सेमीफाइनल खेल लिए तो फाइनल खेलने का मौका मिल जाता, तो आप बोलने लगते हैं। जब आप याद करने लगते हैं तो बोलने लगते हैं। तो याद करना मतलब सेमीफाइनल खेलना। याद करेंगे तो भूलेंगे, भूलेंगे तो सारे थोड़े ना भूल जाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं, सारे नहीं भूल जाते हैं। शुरुआती दौर में याद कर लीजिए। अब पहाड़ा है, बहुत सारे पहाड़े बीच बीच के गायब हो गए होंगे, सारे तो नहीं गायब हुए होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद कीजिए, और ये पल नहीं आएगा।
बहुत ही ज्यादा समय हमको मिला है, बहुत ही ज्यादा समय। अगर लगातार चलते हैं तो हम लोग रेस जीतेंगे, एवरेज बेहतरीन निकलेगा। सोना नहीं है, नहीं, लेकिन बहुत 99% केस में देखे गए हैं बच्चों लोग क्यों असफल होते हैं, क्योंकि वो सो जाते हैं। छोटी से छोटी चीजों को ध्यान से समझना है, फील करना है। क्योंकि इंसान पूरे जहाज में छेद नहीं होता है। जहाज में छेद का मतलब ये कि पूरे जहाज में कहीं एक छोटा सा हो छेद, छेद हमेशा ही छोटा होता है और उसी से डूबता है। मनुष्य एक बुरी आदत से डुबा लेता है खुद को। उम्मीद करते हैं कि आप डुबाएंगे नहीं, खुद को उत्थान की ओर ले जाएंगे, ठीक है, चरित्र निर्माण की ओर ले जाएंगे, ज्ञान की ज्योति से चरित्र के उत्थान तक जाएंगे।